हेडिंग क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन किसकी? ऑब्लिगेशन टारगेट कंपनी की। देन नेक्स्ट ऑब्लिगेशन किसकी है? एक्वायरर की। फिर ऑब्लिगेशन किसकी है बच्चा? मैनेजर। ये किसका मैनेजर है? एक्वायरर का। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है, क्या वो मेरे मैनेजर की नहीं होगी? मुझे अगर ओपन ऑफर देना है तो मेरा मैनेजर का काम ये होगा कि भैया एक्वायरर से ओपन ऑफर दिलवा दे। मैं जो भी ओपन ऑफर दूंगी उसमें सारी इंफॉर्मेशन ट्रू फेयर होगी, तो मैनेजर भी क्या कहेगा? इंश्योर करे, है ना, इंश्योर करे कि भैया फेयर है। तो एक तरीके से मैनेजर और एक्वायरर की ऑब्लिगेशन ऑलमोस्ट सेम से मिलेगी। अब मैं आ रही हूँ किसकी ऑब्लिगेशन बच्चा? टारगेट कंपनी की। टारगेट कंपनी कौन? रिलायंस कंपनी, जिनके मैं शेयर खरीद रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भैया मुझे ये बताओ कि टारगेट कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशन होगी। अगर मैं ओपन ऑफर दे रही हूँ तो मुझे किसको देना है? ये लिस्ट मुझे कौन देगा? टारगेट कंपनी खुद देगी ना, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगी कि नहीं करेगी बच्चा? तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये देंगी, तो सारी बातें जनरल जनरल। चलो फटाफट स्टार्ट करें। हेडिंग डायरेक्ट आता है, अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, सीधा आता है कि ऑब्लिगेशंस बता दो किसकी? टारगेट कंपनी की। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। टारगेट कंपनी की ऑब्लिगेशन, सबसे पहला, मैं रिलायंस कंपनी को खरीदने जा रही हूं बच्चा। मैं तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रही हूँ ना, तो रिलायंस कंपनी का जो नॉर्मल काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो तो सही तरीके से चलता रहना चाहिए। तो टारगेट कंपनी, रिलायंस कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है कि भैया जो टेक ओवर चल रहा है वो लॉ कंप्लायंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको अपना नॉर्मल बिजनेस को इफेक्ट नहीं करना है, वो बिजनेस नॉर्मली वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया? चलो, जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट होगी तो बच्चा टारगेट कंपनी को साफ साफ बोल दिया है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया, इंश्योर कर रखा है कि ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड बिजनेस, किसका बिजनेस? टारगेट कंपनी का बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंसिस्टेंट विद द पास्ट। उन्होंने कहा प्लीज उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बिजनेस तो नॉर्मल चलता रहे। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑब्लिगेशन ये है टारगेट कंपनी के ऑर्डिनरी तरीके से बिजनेस रन करे। दैट्स इट। पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दी ऑफर पीरियड, जब ऑफर पीरियड दिया, होता क्या है, मैं रिलायंस कंपनी को टेक ओवर करने वाली हूँ, कंपनी भी समझ चुकी होगी कि हाँ इसके चांसेस है ज्यादा टेक ओवर होने के, हम अपने शेयरहोल्डर को मना रहे हो तो मान ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे क्या करती है, कंपनी को खोखला कर देगी। न्यूज़पेपर में मैंने ऐड तो दे दिया, वो क्या करेगी? इंपॉर्टेंट चीजें बेचना चालू कर देगी ताकि मुझे अच्छी चीजें ना मिले, उधारी लेना चालू कर देगी। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? मुझे बर्बाद करने के लिए रिलायंस कंपनी अपने आप को बर्बाद कर देगा, ताकि ये सोच के आ रही कि अच्छी कंपनी है, इनको कौन सी कंपनी मिले? बर्बाद कंपनी मिले। तो साफ साफ बोल दिया, जब ऑफर पीरियड दे दिया, टारगेट कंपनी को बोला आप ये सारे काम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी एनी ऑफ द सब्सिडी, ना तो टारगेट कंपनी ना ही उसकी सब्सिडी कंपनी, नहीं करेंगे। सबके आगे नॉट है, नहीं करेंगे। तो चलो क्या क्या नहीं करेंगे। अलाइनेट मतलब ट्रांसफर करना। अलाइनेट मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। ट्रांसफर नहीं करेंगे कोई भी मटेरियल एसेट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। रिलायंस कंपनी अपने कोई भी मटेरियल एसेट्स को बेचेगी नहीं बच्चा, सेल नहीं करेगी, लीज नहीं करेगी, एनकम्बरेंस मतलब कुछ भी बर्डन जानबूझ के क्रिएट नहीं करेगी, उधारी उधारी क्रिएट नहीं करेगी। अदरवाइज एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस जो चल रहा है वो चले, आप नॉर्मली यही बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस इसी टाइप का तो करो, लेकिन बच्चा आप कहीं नॉर्मल बिजनेस नहीं है, आप इसे जानबूझ कर रहे हो क्योंकि आप उसका टेक ओवर होने वाला है, तो जानबूझ के आप बर्डन क्रिएट करो। तो प्लीज ये करना आपको अलाउ नहीं है। कब? ड्यूरिंग ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड कब चालू होता है? जब ओपन ऑफर दिया, है ना, वो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, आप क्या नहीं करोगे? मटेरियल बोरोइंग मतलब आप हेवी बोरिंग मतलब उधारी लेने जा रहे हो बैंकों से बड़ा बड़ा जानबूझ कर, ताकि हम लाइबिलिटी क्रिएट करें, लोन लेके पैसा खा के भाग जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और चुकाएगा कौन? जो आप कंपनी को खरीद लेगा, चुकाना मुझको पड़ जाएगा। साफ साफ बोल दिया है टारगेट कंपनी के ऊपर ये सारी ऑब्लिगेशन है। पहला, बिजनेस वैसे ही चलाएगी जैसा चल रहा है। दूसरा, ऑफर पीरियड आने के जैसे ऑफर पीरियड स्टार्ट होता है, ये सारे काम करना आपको मना है। ट्रांसफर मत करना, कोई भी मटेरियल बोरिंग मत लेना आउटसाइड दी ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपका काम ही लेने देने का है तो फिर चलेगा। नेक्स्ट, इश्यू और अलॉटमेंट मत करना बच्चा। इश्यू और अलॉटमेंट, आपका टेक ओवर होने वाला है, आप कहाँ शेयर इश्यू करने जा रहे हो? ठीक है बच्चा, अब इतनी डिटेलिंग मत पढ़ना, इतनी डिटेलिंग मत पढ़ना। ठीक है, पॉइंट बहुत सारे हैं, एग्जाम में आता है। टारगेट कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है? बिजनेस नॉर्मल चलाना, ये काम करना अलाउड नहीं है। पहला काम क्या नहीं? मटेरियल एसेट बेचना नहीं, मटेरियल बोरिंग मत लेना, और
नॉर्मली शेयर इश्यू नहीं करना, एक्सेप्शन है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। और क्या नहीं करना भाई, बायबैक मत करो। तुम कहाँ बायबैक करने जा रहे हो? टेक ओवर से बचने के लिए नॉर्मली हम बायबैक करते थे, तो पहले ही कर लो। अब तो ऑफर पीरियड आ गया, जब डिसाइड ही हो गया है, ऑफर आ गया है, अब बायबैक करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अब आप बायबैक करोगे कि भैया इसका ओपन ऑफर आएगा, तो हमारा शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, रिलायंस कंपनी शेयर होल्डर कंफ्यूज, कंपनी को तो इसको दो, ठीक है। या फिर बच्चा नहीं करोगे कोई भी नया या फिर अमेंड या फिर टर्मिनेट कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, या फिर ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं लाओगे, या फिर कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मतलब कैंसिल भी नहीं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई टर्मिनेट नहीं और कोई अमेंडमेंट नहीं। क्लियर बच्चा? फिर से नोट एसेलेट एनी, क्या लिखा है, कंटिजेंट वेस्टिंग राइट ऑफ एनी ऑफ द पर्सन टू हुम द टारगेट में सब्सिडी, बच्चा सच ऑब्लिगेशन एक्वायर द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी बाय वे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? इस कहते ऐसा कुछ भी राइट क्रिएट करने वाले नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ, अब आपका टेक ओवर होने वाला है, किस्मत में छोड़ो। अगर मैंने जो ऑफर दिया है वो पूरी के पूरे सब्सक्राइब हो गए तो टेक ओवर हो गया, अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो बच गए, किस्मत में छोड़ो, आपको शांति से बैठे रहना है। क्या क्या करना अलाउड नहीं है? पहला, मटेरियल एसेट्स नहीं बेचना है, मटेरियल बोरिंग नहीं, और क्या, नया इशू नहीं, बायबैक नहीं, कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस नया कैंसिल नहीं, या फिर इस ऑफ दी। क्लियर है? चलो, इन्होंने कहा भैया जनरल मीटिंग करवा रहे हो आप टारगेट कंपनी और सब्सिडरी की, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, इनडायरेक्ट एक्विजिशन भी तो होता है, तो हमारी टारगेट कंपनी उसकी सब्सिडरी, हम दोनों की बात करें। इन्होंने कहा अगर कोई भी जनरल मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग किसकी हो रही है? सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी की अगर जनरल मीटिंग हो रही है तो उन्होंने बोला इन द मैटर, जो भी मैटर कहां दे रखे, सब रेगुलेशन 2, अभी तो 2 पढ़ा, 2 में क्या पढ़ा, ये करना अलाउड नहीं है, टारगेट कंपनी को एसेट्स नहीं बेचना है, बोरिंग नहीं करनी है, ये सारी जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़ी यही सब रेगुलेशन 2 है। इन्होंने कहा मीटिंग हो रही है हमारी सब्सिडरी कंपनी की, ठीक है, इसमें जो भी मैटर हमने 2 पॉइंट में डिस्कस किए, टारगेट कंपनी सब्सिडी इफ एनी shall vote in the manner consistent with the special resolution passed by the shareholder of the target company। इन्होंने कहा मीटिंग टारगेट कंपनी की नहीं हो रही है, उसकी सब्सिडी कंपनी की जनरल मीटिंग है, उसमें जो भी डिसीजन ले रहे हो तो आप उस हिसाब से डिसीजन लो, वैसे भी उसका कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टारगेट कंपनी तो होल्डिंग कंपनी है ना, इसमें शेयर जो होंगे सब्जी कंपनी के सारे वही होंगे, तो आपको कंसिस्टेंट उस बात का ख्याल रखना है जो आपको मना करके रखना है। आप ऐसे मैटर डिस्कस नहीं कर सकते जो साफ साफ मना कर रखा है, तो मतलब आप अदर देन वो सारे मैटर डिस्कस करो। वापस जनरल मीटिंग हो रही है सब्सिडी कंपनी की, अब वहां मीटिंग में, जनरल मीटिंग में टारगेट कंपनी के शेयर बैठे और सब्सिडी कंपनी की, उन बातों का ख्याल रखना जो हमने सबसेक्शन 2 में बोल रखा है। सबसेक्शन 2 में वो जो सारी बातें हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के सब काम करवा सकते हो क्या? नहीं, साफ साफ मना कर रखे। बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट सब्जी कंपनी की मीटिंग में भी आप वो सब डिस्कस मत करें। नेक्स्ट, टारगेट कंपनी को प्रोहिबिट कर दिया, किस चीज से प्रोहिबिट कर दिया बच्चा? रीड करो। फिक्स एनी रिकॉर्ड डेट फॉर द कॉर्पोरेशन एक्शन, कोई भी अगर एक्शन लिया जा रहा है कॉर्पोरेट के या फिर आफ्टर दी बच्चा, थर्ड डे पीरियड टू कमेंसमेंट, टेंडिंग पीरियड चालू है टिल द एक्सपायरी ऑफ द टेंडिंग पीरियड, जब टेंडर पीरियड चल रहा है आपको कुछ भी काम नहीं करना है, कोई भी रिकॉर्ड डेट क्या होती है? एक डेट फिक्स होती है। इन्होंने कहा भैया आपको कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा, आप शांति से बैठे रहिए। प्रोहिबिटेड मतलब टोटल ना है। टारगेट कंपनी फर्निश करेगी टू द एक्वायरर, बस और कुछ नहीं पढ़ो, उसमें लिखा है 2 दिन के अंदर ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस क्या याद रखना है, टारगेट कंपनी सारी इंफॉर्मेशन देगी किसको? एक्वायरर को। किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी? लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। बीच में जितनी बातें उन सबको मैं कट शॉर्ट करवा रही हूँ बच्चा, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के, 4 दिन के अंदर, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लिखना है टारगेट कंपनी का क्या क्या ऑब्लिगेशन है। टारगेट कंपनी का काम ये है कि एक्वायरर को पूरी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दे दे, ताकि मैं उनको लेटर ऑफ उनके घर पहुंचा सकूं। मुझे एड्रेस कहां से पता चलेगा? मुझे कैसे पता रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर कौन है? मैंने तो 24% खरीद लिए थे, ओपन ऑफर देने जा रही थी, सेबी से चेक करवा लिया, अब सारे रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर को लेटर ऑफर दूंगी, उसके घर पर ईमेल करूंगी, कौन देगा मुझे ये सारी लिस्ट? एक्वायरर कंपनी। ठीक है, चलिए। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके? टारगेट कंपनी के। फटाफट बनाए, ये किसकी कमेटी बना रही है? कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर?
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमिटी बनाई गई थी ताकि वो क्या कर सके, अपना सजेशन दे सके कि भैया क्या होना चाहिए। तो पहले तो कमिटी बनाओ। हम टारगेट कंपनी का काम पढ़ रहे हैं, टारगेट कंपनी का काम ये है, कमिटी बनाए, बस इतना ही लाइन अंडरलाइन करना, बाकी कुछ नहीं। जैसे ही बच्चा इन्होंने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देखा तो इनका काम आ जाएगा कमिटी बनाने का। पूरा स्केप, पूरा स्केप। कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिटर्न में अपना रिकमेंडेशन देगी। 6 में बोल रखा है एक्वायरर कंपनी क्या बनाएगी, कमिटी। 7 क्या बोलता है, अपना रिकमेंडेशन देगी। ये रिकमेंडेशन सबको बता दे, सबको सबको, ये सारे है ना। इसके कॉपी किसको दे दे भैया, इन लोगों को भी दे दे, मतलब सब जगह पब्लिश हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या कहना है, दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके बच्चा, टारगेट कंपनी के, क्या करेंगे बच्चा, वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स कर लेंगे जो भी ओपन ऑफर में एक्सेप्ट, मतलब मेरी हेल्प करेंगे ना एक तरीके से। मुझे कैसे पता कि यही सही वाले शेयर होल्डर है, कौन हेल्प करेगा, मेरी एक्वायरर कंपनी के साथ टेक ओवर कंपनी दोनों मिलकर, सॉरी टारगेट कंपनी है ना, हेल्प करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टारगेट कंपनी अवेलेबल करेगा सारे के सारे। बच्चा ये कंपीटिंग ऑफर भी तो पहुंचे होंगे किसके पास, टारगेट कंपनी के पास। ये इन्फॉर्मेशन भी तो मुझे देंगी, आपने 600 कोट किया, उन्होंने 700 कर दिया ताकि अब मैं रिवाइज कर सकूं, तो ये भी हेल्प करेगी। फुलफिल करेगा एक्वायरर जो भी कंडीशन बाकी इस रेगुलेशन में। दैट्स इट। टोटल कितने पॉइंट थे, 10। इन 10 पॉइंट को पूरा शॉर्ट में लिखना है। एग्जाम में आएगा, हेडिंग आएगा, टारगेट कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है। क्या ये बात समझ में आए, पहला बिजनेस वैसे ही चलाना जैसे चल रहा है। दूसरा जैसे अनाउंस होगा ये सब नहीं करना। तीसरा पॉइंट क्या था, ध्यान नहीं, तो सेकंड पॉइंट क्या, थर्ड क्या था, सब्सिडी कंपनी की मीटिंग में जो डिस्कशन करना है सेकंड वाले रेगुलेशन का ध्यान रखना, मतलब ये सारे हमें डिस्कशन नहीं करना ही अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो फिर फोर्थ पॉइंट क्या था, भाई आप ये सब डेट फिक्स नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन दे दो मुझे, लिस्ट दे दो। 6 क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट कमिटी डायरेक्टर की बनाओ। 7 बताओ रिकमेंड, अब काम तुम्हारा चालू। 8 क्या बोलता है, वेरिफिकेशन में हेल्प करो, कंपनी को ऑफर की इंफॉर्मेशन दो, और जो भी याद आ रहा है। समझ में आ गया, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब किसका है काम, मेरा काम, मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने जा रहा हूं। मेरा काम क्या है बच्चा, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है प्योर बच्चा, पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले मुझे क्या चेक कर लेना चाहिए, मेरे पास पैसे है कि नहीं, फर्म फाइनेंस अरेंजमेंट है कि नहीं। पब्लिक अनाउंसमेंट करने जा रही, इतना पैसा है, सीएस ने तो पहले बता दिया था ना, मिनिमम 26% देना पड़ेगा, तो मिनिमम 26% देना पड़ेगा, इतना पैसा है तो इंश्योर कर ले अनाउंसमेंट करने से पहले पैसा है कि नहीं। चलिए इन्होंने बोल दिया अगर एक्वायरर ही हैज एक्वायर्ड कंट्रोल, वो अगर टेक ओवर करना चाहता है टारगेट कंपनी में तो उसको डिबार्ड करके रखा है। बच्चा क्या डिबार्ड करके रखा है, मैंने टेक ओवर किया और आते मैंने सब कुछ बेचना चालू कर दिया उस कंपनी का। रिलायंस कंपनी में मैं टेक ओवर कर लेती, टेक ओवर करने के बाद क्या है मेरा प्लान, सब बेचना चालू कर दिया। अलाइनेशन मतलब क्या बताया था, बेचना, ट्रांसफर करना। एक्वायरर ने अगर टेक ओवर कर लिया है, कंट्रोल लेके आगे, तो उसको डिबार्ड करके रखा है, टोटल मना करके रखा है कि आप नहीं 2 साल तक, जब भी ऑफर पीरियड किया 2 साल तक तो चलाओ उस कंपनी को। क्यों टेक ओवर किया था, चलाने के लिए कि खत्म करने के लिए, बदला लेने के लिए। तो बदला लेने एक्चुअली में होता है बच्चा, बदला लेने के लिए अगर करें तो 2 साल तो चलाओ, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, तो इससे अच्छा वाइंडिंग अप तो हमारी सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से हो जाता, लॉ के हिसाब से हो जाता है। आपने पहले उसे खरीदा और एक ही साल में बंद कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एटलीस्ट आपको बेचना नहीं है, आपने खुद खरीदा है किसी और को बेचने के लिए, क्या 2 साल चलाओ, 2 साल के बाद अगर बेचना है तो आप बेच सकते हो। तो आप पर कंडीशन है, हम पढ़ रहे एक्वायर के ऊपर ऑब्लिगेशन। पहला क्या है, पैसे होने चाहिए। दूसरा अगर आपने टेक ओवर कर लिया है तो आप इसे 2 साल तक नहीं बेचेंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। बेचोगे फिर पेनल्टी का सामना करो। बच्चा एक्वायर इंश्योर करे जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट डिटेल कुछ भी देखा है पोस्ट एडवर्टीजमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू और फेयर होना चाहिए, जनरल बात है। एक्वायर उसके साथ हमेशा पीएसी भी साथ में होगा बच्चा। नॉट सेल दी शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी हेल्ड बाय देम ड्यूरिंग ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड में आप लोग शेयर खरीद रहे हो ना, खरीद ही रहे ना, मैं एक्वायर रिलायंस कंपनी शेयर खरीद रहा हूँ, तो क्या बोल दिया है, बेच क्यों रहे हो, शेयर्स आए इसी ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड लंबा चौड़ा होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इस ऑफर पीरियड में शेयर्स खरीदना है, बेचना नहीं है। एक्वायर और पीएससी मिलकर जॉइंट टू सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी इस रेगुलेशन में ऑब्लिगेशंस दे रखी है, अकेला एक्वायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने पॉइंट्स हो गए, पहला अनाउंस करने से पहले पैसा देख लो है कि नहीं। दूसरा
2 साल तक नहीं बेचोगे, कंपनी को खत्म नहीं करने का। तीसरा पॉइंट, सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। फोर्थ, खरीदना है, बेचना नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दोनों साथ में जॉइंटली सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल, रेगुलेशन जो भी बोलता है, समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट हेडिंग सेम होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले एक्वायरर भैया इंश्योर कर ले, मैनेजर इंश्योर कर ले जो हमारा एक्वायरर है ओपन ऑफर को इंप्लीमेंट करेगा और उसके पास पैसा है कि नहीं। मैं तो बोलू मेरे पास है, मैनेजर भी एक बार क्रॉस चेक कर ले। चलिए, जो मैनेजर है बच्चा वो भी ये देख ले, पब्लिक डिटेल पोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रू और फेयर। मैं भी तो यही देख रही थी, मैं देते वक्त भी सोचू सही है और मैनेजर एक बार मुझसे क्रॉस चेक भी करेगा। बच्चा मैनेजर जो है वो ये देख ले कि किसको, बोर्ड मतलब यहाँ पर सेबी, बोर्ड मतलब यहाँ पर क्या है, सेबी। मैनेजर जो है ओपन ऑफर का फर्निश करे बोर्ड को क्या बच्चा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, साथ में कुछ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना था सेबी को, तो वो मैनेजर ही मेरा करता है। जो मैनेजर है वो ध्यान रखे जितने भी वो इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करना है वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड सेबी के पास। मैनेजर सारे के सारे ड्यू डिलिजेंस, सारे प्रोफेशनल जजमेंट इंश्योर, सारे कंप्लायंसेस इंश्योर करें। मैनेजर डील ना करे इन हिज ओन अकाउंट। बच्चा ये टारगेट कंपनी को टारगेट कर रहा है एक्वायरर, तो ये बीच में मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, वो क्यों शेयर खरीदेगा। उसने कहा भैया अपना खुद का अकाउंट यूज मत करो भाई। एक्वायरर टारगेट कंपनी को खरीद रहा है, पीएससी मिलकर खरीद रहा है, मर्चेंट बैंकर, इन सारी खुद का अकाउंट यूज नहीं करना है, खुद तुम्हें डील नहीं करना है, तुम इंटरमीडिएट हो, तुम हेल्प कर रहे हो। मैनेजर रिपोर्ट देगा बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी को, कितने दिन के अंदर, 15 वर्किंग डेज, जब भी आपका काम खत्म, टेंडरिंग पीरियड खत्म। बात समझ में आई? जनरल बातें थी इस पूरे चैप्टर में। एक्वायर जो कर रहा है मैनेजर, एक्वायर से वही काम करवा रहा है, दैट्स इट। मैनेजर किसका है, एक्वायरर का। बात समझ में आ गई? जनरल बातें। एग्जाम में इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे तो इसके आने के भी चांसेस कम, आते भी हैं तो चिल्लर हैं। ये ऑब्लिगेशन हमने यहाँ पे बस नहीं पढ़ी है, ऑब्लिगेशन दूसरे चैप्टर्स में भी हमने पढ़ रखी है। क्लियर है बच्चा? चलिए अब बच्चा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब कटने वाले, ध्यान देंगे। हेडिंग क्या लिखा है, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक इनिशियल एक्विजिशन और क्रीपिंग एक्विजिशन पढ़ा था, बोलो हाँ। इनिशियल एक्विजिशन कब देना पड़ता है, ओपन ऑफर 25 की अगर इच्छा होती है, मतलब 24 तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्रीपिंग एक्विजिशन बोलता है भाई ऑलरेडी 25% है, मोर देन 5 जाओगे तो, मतलब 5 4 3 2 में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वो तो ओपन ऑफर देना था। यहाँ हेडिंग क्या लिखा है, डिस्क्लोजर। हेडिंग क्या है, डिस्क्लोजर। 3 टाइप के डिस्क्लोजर्स मिलेंगे, एक मिलेगा इवेंट बेस्ड, डिस्क्लोज करना है, ओपन ऑफर नहीं देना है। ओपन ऑफर देना है, मैं खरीदना चाहता हूं, दैट वाज ओपन ऑफर। डिस्क्लोजर मतलब शो करना है, काम कर लो उसके बाद शो करना। ओपन ऑफर क्या है, पहले ऑफर दो खरीदने का, फिर खरीदो। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ काम पहले कर लो फिर बता दो कि हमने ये कर ली, रिपोर्ट है बस, रिपोर्ट काइंड ऑफ। पहला इवेंट बेस्ड दिख रहा है, दूसरा बच्चा आपको कंटिन्यूस डिस्क्लोजर दिख रहा है, फिर आपको डिस्क्लोजर इनकम्बेंट शेयर्स, ठीक है, वो तो कट्टी कर दो, देख ही लिया अगर, ठीक है। तो बच्चा 3 टाइप के डिस्क्लोजर है, सबसे अनइम्पोर्टेंट यही है, किस्मत खराब होगी तो आएगा, लेकिन मुझे बताओ सिक्योरिटी लॉ में कुछ छोड़ा है? जो छोड़ा है सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में छोड़ा है, क्योंकि लिमिट में तुम लोग की हो जाएगी ऐसी तैसी। यहाँ पे भी सारे के सारे डेट दे रखे हैं, ड्यूरेशन दे रखे हैं। मैं नहीं चाहती अब ड्यूरेशन दिमाग में घुस जाए और तुम लोग पागल हो जाओ, वैसे ही बहुत सारी मैंने लिमिट दे दी है। 2 लिमिट को एक्चुअली वैसे ही पागल हो गए, 2 लिमिट बस मैं रटवा दूंगी तुमको, वो है इवेंट और कंटिन्यूस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, इवेंट बेस्ड इन्होंने बोल रखा है, ध्यान देंगे। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, इतना बड़ा मोटा प्रेजेंटेशन तुम लोग की मॉड्यूल का, थोड़ा सा आ जाओ शॉर्ट में समझेंगे, ध्यान देंगे। बच्चा इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, ट्रिगर पॉइंट ओपन ऑफर का नहीं, ट्रिगर पॉइंट किसका, डिस्क्लोजर देने का। वापस ट्रिगर पॉइंट किसका, डिस्क्लोजर देने का। कौन डिस्क्लोजर देगा और किसको देगा, कब देगा, बात समझ में आई? हमें ये डिस्क्लोजर कब देना है, साफ साफ लिखा है एक्विजिशन। मैंने कंपनी के 1 शेयर खरीदे, मुझे किसी को कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। रिलायंस कंपनी कितने शेयर खरीदे, 1%, 2% खरीदे, 3% खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, 4% खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, कितने खरीदे, 5। जिस दिन मेरे पास 5%
मतलब रिलायंस कंपनी को 24 खरीदने में नहीं पता चलता है। रिलायंस कंपनी को जिस दिन आपने 5% शेयर खरीद लिए उसी दिन पता चल जाएगा कि एक बंदा है जिसने कितने खरीद लिए, 5। पहले 5% खरीद लिए या फिर मोर खरीद लिए शेयर या फिर वोटिंग राइट, दोनों साथ में चलेंगे। कौन बताएगा, कौन बताएगा बच्चा? बताने वाला कौन है? खरीदने वाला, मैं एक्वायरर। किसको बताएगा? टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज। खरीदा स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी पता चलेगा और साथ में किसको? टारगेट कंपनी को। क्या बताएगा? रिपोर्ट दे रहा है मैंने तुम्हारी कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? 5%। क्या ये बात समझ में आई? कब बताएगा? 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर बच्चा, या तो आपने डायरेक्ट कंपनी से खरीदोगे तो 2 दिन के अंदर, कहां से? जब भी आपको अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, या फिर बच्चा स्टॉक मार्केट से खरीदता है जब भी आपको एक्वायर। ये बात समझ में आई? इन शॉर्ट, जिस दिन आपने शेयर खरीद लिए 5%, उस दिन किसको बताओ? टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। हाँ, रुकता जाओ, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, 0 शेयर। बच्चा अभी मेरे पास रिलायंस के कोई शेयर नहीं है, बताने की जरूरत है क्या? जिस दिन 5% आएंगे उस दिन बता दो। शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है। क्या बात? डिस्क्लोजर है। रिलायंस कंपनी को पता चल जाए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5% आ गए, फिर धीरे धीरे ये 24 तक पहुंचेगा। जिस दिन 24 तक पहुंच गया उस दिन क्या करना है? ओपन ऑफर देके खरीदना का है। ठीक है, ये तो बस बता रही कितने शेयर्स है, होल्ड करके बैठा हूं। इन्होंने कहा एक्वायर, अगर ऑलरेडी एक्वायर मैंने 5% खरीदा तो एक बार बता दिया, ठीक है। एक बार में 10% खरीदा तो बताना है, 5 या 5 से ज्यादा यार। एक बार में 4% खरीदा, बताना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कब बताने वाली सिचुएशन आएगी? 5 या 5 से ज्यादा। बात समझ में आई? कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। आज खरीदा तो परसों तक मैं बता दू। चलिए, अगर मेरे पास 5% थे, मतलब एक बार मैं बता चुकी हूं, ठीक है, 5% या उससे ज्यादा ऑलरेडी थे। अब बच्चा लैंग्वेज रीड करना, क्या लिखा है? ऑन एक्विजिशन और डिस्पोजल, मतलब या तो आपने खरीदा या तो आपने बेचा। हम आप पे नजर रख रहे हैं, एक्चुअली में आपकी आप पीएसी कौन निकल जाए पता चलेगा क्या? हमने तो ट्राई कर रखा है अपनी डेफिनेशन, लेकिन पहली डेफिनेशन थी कॉमन ऑब्जेक्टिव, कोई भी निकल सकता है। या तो आपने खरीदा है या तो आपने बेचा। खरीदना बेचना अगर आपका कितना होता है? 2% या उससे ज्यादा। 2% या उससे ज्यादा। मेरे पास 5% थे, बोलो हाँ। पहले बता चुकी होंगी। मैंने अब बच्चा 2% बेच दिए, बताना पड़ेगा। किसको बेचा? बताना पड़ेगा, ताकि कल को जब हम पीएसी आपकी कैलकुलेट करें कि कौन है पर्सन एक्टिंग कंसर्न तुम्हारे साथ, तो हमें पता चल जाए किसको बेचा था। या तो वो होगा रिलेटेड या तो नहीं होगा। खरीदा तो देखेंगे देखेंगे, साथ में बेचना भी, लेकिन कितना? 2 या 2 से ज्यादा। क्योंकि अब टारगेट कंपनी की नजर आप में होनी चाहिए। किसको बताना है? टारगेट कंपनी को भी, स्टॉक एक्सचेंज को। कौन बताएगा बच्चा? और सेलर तो वही है ना, बेचने वाला, ठीक है। कितने दिन के अंदर? जिस दिन खरीदा बेचा उसके 2 दिन के अंदर। नो, हॉस्टाइल टेक ओवर हम आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि गलत है ना। मुकेश अंबानी रातों रात बदल गए, कोई और आकर बैठ गया, ये होने देंगे क्या? भैया शुरुआत से पकड़ के रखा है आपको। जिस दिन 5% के शेयर खरीदोगे ना, उस दिन टारगेट कंपनी को भी पता होगा। चुपके चुपके कुछ भी होता नहीं है, बस हम ट्राई करेंगे चुपके, ठीक है, लेकिन होगा नहीं। जिस दिन 5% शेयर आया, बताओ 5% या उससे ज्यादा होने के बाद अब आपकी कितनी हरकतें? 2% की हरकतों में भी, चाहे खरीदना चाहे बेचना, उसमें भी नजर रखी जा रही है बच्चा, उसको भी छोड़ा नहीं जा रहा है। क्योंकि 1% 2% बच्चा करोड़ों की बात होती है, उस पर भी नजर रखा जा रहा है। इसे हम बोलते हैं इवेंट बेस्ड। इवेंट क्यों बोला गया? जब भी वो इवेंट होगा, जब भी वो ट्रांजैक्शन होगा, तब इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो 2 इवेंट है, बताना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। काम दे दिया, लेकिन ये काम उसको तो पता नहीं होगा, खरीदने वाले को कुछ पता नहीं। तुम लोग स्टॉक मार्केट में अगर डील कर रहे हो, ठीक है, समझ लो तुम्हारे दोस्त कर रहे, जो सीएस नहीं कर रहे, उसको तो पता ही नहीं। तो बच्चा जब बड़े लेवल में काम करोगे, करोड़ों, 1% 2% मतलब करोड़ों की बात होगी, उसका तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, उसने तो एक सीएस रखा ही होगा। क्योंकि इन सारे इंटरमीडिएट्स को किसकी जरूरत पड़ती है? सीएस की। सीएस इनका इंटरनल ऑडिट करता था, याद आया कि भैया सारे कंप्लायंसेस हो रहे कि नहीं हो रहे, 2 दिन के अंदर बताओ। समझ में आया?
तो इवेंट बेस में 2 आते हैं, इवेंट बेस में 2। पहला क्या है, 5% बिलों को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर होने के बाद 2% का सेल या फिर परचेज इन्फॉर्म करें। किसको इन्फॉर्म करना है, टारगेट कंपनी और सेबी को। इतनी छोटी बात के लिए अभी परेशान नहीं करना है, सेबी वादी में आता है, ठीक है। ये तो बस टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। कौन बताएगा, एक्वायरर, ठीक है। इनको बताएगा कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। ये था इवेंट बेस्ड। अब आपकी बुक में जाएंगे, बोरिंग तरीके से देखेंगे। एक्वायरर बताएगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा और टारगेट कंपनी को। समझ में आ गया, चल। इन्होंने कहा कब बताएगा, 2 दिन के अंदर, जब भी वो ट्रांजेक्शन होगा। बच्चा कौन बताएगा, एक्वायरर, तो साथ में कौन आएगा, एसी आएगा ही आएगा। इन्होंने कहा कब, या फिर 5% या फिर उससे ज्यादा, खत्म। लेकिन आपकी बुक ने एक्स्ट्रा चीज बताई है। इन्होंने कहा भैया एक इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज होती है, इनकी लिमिट थोड़ी सी चेंज है। जब उसकी 26 लिमिट क्या थी, 26 नहीं, क्या नाम है वो, 26 गलत बोले, 25 वाली जो ट्रिगर लिमिट थी वो क्या थी, 49 थी। इन्होंने कहा इसका जो ये 5% है ना, इन कंपनी के लिए क्या होगा, 10%। बस ये बात याद रखने का, समझे क्या, बाकी सारी चीजें से मतलब इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है तो 10% जिस दिन खरीदोगे उस दिन इन्फॉर्म करो, आपको बाकी के केस में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, बढ़ू आगे, माफ करो, चलिए बढ़ती हो आगे बच्चा। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता था, एक्वायरर बताएगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, टारगेट कंपनी को बताएगा, 2 दिन के अंदर बताएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी, अगर आपके पास क्या ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा है, ऑलरेडी 5% उससे ज्यादा है, क्लियर है, और आप कितने का ट्रांजैक्शन करते हो, 2% का ट्रांजैक्शन चेंज होता है आपका। बच्चा अगर चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस कितने होते हैं, चेंज सॉरी एक्सीड 2%, ये नहीं है ना, चेंज होता है 2% से ज्यादा, ठीक है। ये चेंज से मतलब क्या बच्चा, लिख लो, परचेज भी या फिर सेल भी, कोई भी चेंज आता है 2% का, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई। लेकिन अगर आपकी कंपनी कौन सी है, इनोवेटर वाली है, ठीक है, इनोवेटर वाली है, तो इन्होंने कहा जो ये 5% वाली लिमिट है ये तो 10 हो गई थी, ये 5% तो 10 हो गई थी, ये लिखा है देखो 10, और जो 2% का चेंज है इसकी जगह पे क्या बोल दिया, इन शॉर्ट 5 की जगह 10, 2 की जगह 5। बात समझ में आ गई। ये एक नॉर्मल कंपनी को लेकर है और ये एक इनोवेटर वाली कंपनी को लेकर, परसेंट परसेंट परसेंट, समझ में आ गया, पक्का। बस एक्स्ट्रा बात बता के रखिए, बाकी कुछ भी नहीं देखना, क्लियर है, पक्का। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर कुछ भी चुपके चुपके नहीं होता है, हॉस्टाइल टेकओवर सेबी नहीं होने देगी। इन्होंने कदम कदम पे रखा है कि भाई स्टेप स्टेप में आपको सब बताना पड़ेगा। अब टारगेट कंपनी ने इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया तो किसकी गलती है, टारगेट कंपनी की खुद, क्योंकि वो खुद जिम्मेदार है कि वो भैया टेक ओवर हो गई। क्यों, क्योंकि 5% का तो उसने डिस्क्लोजर दिया होगा, 2% में भी चेंज आएगा दिया होगा, आप इन्हें ध्यान नहीं दिया, क्लियर बच्चा। चलिए स्किप 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 सब। अब आओ, हेडिंग क्या लिखा है, कंटिन्यू डिस्क्लोजर, कुछ नहीं, बस उसका नीचे शॉर्टकट लिखा, ऊपर ही पढ़ लेते। रेगुलेशन 30, सब रेगुलेशन 30 का 1 and 2, एवरी पर्सन विद पीएसी, याद रहेगा बच्चा। हेडिंग क्या लिखा है, कंटिन्यू, क्या लिखा है, कंटिन्यू। अभी क्या पढ़ा था, जब वो इवेंट होगा, अगर आप ज्यादा बड़े शेयर होल्डर बन गए हो, कितने बड़े हो गए, मोर देन 25, मतलब आपने क्या दे दिया है, ओपन ऑफर दे दिया। अब आपको हमेशा देते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू लगातार डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बच्चा। 31 मार्च जब भी खत्म होता है वहां से 7 दिन के अंदर, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम दी बच्चा एंडिंग, मतलब 7 अप्रैल, वर्किंग डेज लिखा है, संडे आ जाएगा तो थोड़ा और स्किप हो जाएगा 8 तारीख तक। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा। इन 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना है कि आपके पास कितनी शेयर की होल्डिंग है, हर साल बताना पड़ेगा, क्योंकि अब आप कितने होल्डर हो, कितने होल्ड ऑलरेडी है तुम्हारे पास, 25 है, 25 से ज्यादा, 30% था पिछले साल, इस साल भी 30 है, बताओ 30 ही है, बता दो। 1% खरीदा, क्योंकि हर साल 5-5 तो खरीद सकते हो, तो प्लीज अब आपको कंटिन्यू डिस्क्लोजर देते रहना पड़ेगा। इवेंट तब देना है जब आप बहुत ही छोटा छोटा ले रहे हो, कंटिन्यू तब देना है जब आप बड़े शेयर होल्डर हो चुके हो, ऑलरेडी बड़ा एक बंच आ चुका है।
मतलब थोड़ा 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 लेके आप एक बार बड़े में आ जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगी, हवा ही नहीं लगेगी, इसलिए कंटिन्यूस डिस्क्लोजर देते रहने का। नीचे क्या लिखा है, प्रमोटर। प्रमोटर से मतलब प्रमोटर ऑफ टारगेट कंपनी, प्रमोटर ऑफ टारगेट कंपनी मतलब रिलायंस कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। और उसके साथ जो भी पीएसी होगा उस प्रमोटर के साथ इन्होंने कहा डिस्क्लोज देयर एग्रीगेट शेयर होल्डिंग वोटिंग ऑफ 31st ऑफ सच टारगेट कंपनी। इन्होंने यहाँ पे बस ये बोल रखा है, सुन प्रमोटर, तू कंपनी का प्रमोटर है, तेरे पे तो हम ऐसे नजर रखने वाले। प्रमोटर भी तो बच्चा अपना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन खरीदता बेचता रहता है, मिनिमम तो मेंटेन करना है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में निकाल भी तो देता है। प्रमोटर तुझे हर साल बताना पड़ेगा तेरी होल्डिंग कितनी है, सेम जब भी 31 मार्च खत्म होता है वहां से 7 दिन के अंदर किसको बताना है, रिलायंस कंपनी के प्रमोटर को डिस्क्लोजर अपने आप को खुद को लेना पड़ेगा कि उसके पास कितने शेयर्स है, क्योंकि वो भी तो प्लेज क्रिएट करता है, वो भी तो ऑफर फॉर सेल में पुराने शेयर्स निकाल देता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज तुम भी बताएंगे, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है टारगेट स्टॉक एक्सचेंज और अपनी कंपनी को फिर से बता देने का। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? बच्चा कितने टाइप के डिस्क्लोजर है? 3 टाइप के हैं, हम बस 2 को इंपॉर्टेंट है, तीसरा कम इंपॉर्टेंट, किस्मत खराब, मत ध्यान देना, थोड़ी खराब हो जाने दो, क्योंकि बच्चा 100% पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, सब भूल जाओगे, इससे अच्छा आप थोड़ा सा श्रिंक। इवेंट और कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवेंट क्या बोलता है, कितने, जब 5% या उससे ज्यादा, किसको बताओगे? स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर। मेरे पास अब 10% आ गए, 10% आ गए, 2% का भी ऊपर नीचे होता है तो बताने का, चाहे वो खरीदना चाहे बेचना। कंटिन्यू क्या बोलता है, हर परसेंट जो भी जिसके पास 25% से ज्यादा है ओपन ऑफर दे चुका है, या फिर बच्चा हमारा जो प्रमोटर उसके साथ जो भी पीएससी है, इन लोगों को हर साल कंटिन्यू बताते रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जब भी फाइनेंशियल खत्म होगा 7 दिन के अंदर। क्लियर है? इसके बाद वाला कट कर दो, नहीं बढ़ाऊंगी, आप सब कटिंग वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है? जनरल रूल, ओपन ऑफर तो देना पड़ेगा, रेगुलेशन 3 में देना पड़ता है, 4 में देना पड़ता है, 5 में देना पड़ता है, और 6 में वॉलेंट्री था। इन्होंने कहा एग्जेम्पशन दे रहे हैं, 2 टाइप की एग्जेम्पशन है, एक क्या है ऑटोमेटिक, दूसरा क्या है, अगर आप ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन में आ गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं, सीधा मिल जाएगी। दूसरा क्या लिखा है, नहीं आ रहे हो सेबी से बात करो, उन्हें मनाओ, करप्ट हो जाओ, थोड़ा पैसा खिला दो, है ना, शायद मान जाए, इतना बड़ा लेकर ना आना पड़े, है ना, तो करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे, समझा? रिक्वेस्ट, जेन्युइन रिक्वेस्ट करना, अगर सभी को लगेगा एकदम जेन्युइन है, करप्शन आएगा तो पिट जाओगे, ठीक है, डिग्री विग्री छीन ली जाएगी, सीएस बनने लायक नहीं रहोगे। चलो, अब 2 तरीके, ऑटोमेटिक या फिर अप्रूवल, लेकिन अप्रूवल किससे लेंगे? सेबी से। 11th में कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें उन्होंने प्रोसेस बोल दिया है, सभी को एप्लीकेशन दो, विद डॉक्यूमेंट दो, सभी चेक करेगा, सेटिस्फाइड होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या 5 पॉइंट ऐसे खुद बना लोगे? तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक के पेजेस गिनो कितने हैं, नहीं पढ़ाने वाली, एक पोर्शन पढ़ाऊंगी, 3-4 पेजेस है, मैं आपको बस एक पढ़ाऊंगी। आ जाओ, यहां से 10 चालू होता है, रेगुलेशन 10 चलिए। रेगुलेशन 10 क्या बोलता है, आपको ओपन ऑफर से छूट मिलेगी, एग्जेम्प्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओपन ऑफर। कहां छूट मिलेगी? रेगुलेशन नंबर 3 में। 3 क्या था? इनिशियल और क्रिपिंग। इनिशियल में आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्रिपिंग में भी देने की जरूरत नहीं है, और 4 क्या था? जब कंट्रोल करोगे तो देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा नीचे पॉइंट दे रखे, अब पॉइंट देखो, ये 1 2 3 4, इसमें ABCD इतनी, मैं बस इतना क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, बाकी सब काट देना खुद से। क्या बात समझ में आई? ये पढ़ाने के बाद मतलब सिलेबस खत्म है, अब ध्यान दो, ठीक है। अब इंटर से ट्रांसफर क्या होता है ये पहले बताओ। इंटर से ट्रांसफर आपस में, ठीक है, आपस में। इन्होंने कहा मैं समझना, जब मैंने 24 ओपन ऑफर मतलब क्या था, 24 शेयर्स खरीदे, ओपन ऑफर देने की जरूरत है, 25 खरीदने जा रही हूं, पहले दूं फिर, क्लियर है?
मतलब मेरे पास 24 है अभी, ठीक। चलिए, इंटर से ट्रांसफर मतलब आपस में बच्चा, मैं 24 शेयर तक में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बच्चा 25 खरीदने तो मैंने ओपन ऑफर दे दिया। बच्चा मेरे पास 30 आ गए हैं, मेरे पास 30 आ गए हैं, और यहाँ 10 कर देती हूँ, और रॉकी सर के पास 10 आ गए, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने हो गए? 40। मैंने ओपन ऑफर दिया था तभी खरीदा ना बच्चा। लेकिन मैं अब शेयर्स किसको बेच रही हूँ? रॉकी सर को। या फिर रॉकी सर किसको शेयर्स दे रहे हैं? मुझे। रिलेटिव जो है ना वो क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर्स इधर उधर करे, एक्सचेंज करे, एक दूसरे को दे रहे। किसी और से खरीद रहे हैं क्या? रिलायंस कंपनी के शेयर से खरीद रहे हैं क्या? मेरे पास 30 थे, रॉकी सर के पास 40 थे, 40 लेकर आई हूं, तो पहले ओपन ऑफर दे चुकी होंगी कि नहीं? दे चुकी हूँ। इन्होंने कहा अब मेरे पास बच्चा 35 हो गया और रॉकी सर के पास क्या है? 5। दोनों के मिलाकर कितने? पहले भी 40 थे, यस और नो? अभी भी 40 है। बस फर्क क्या है, हमने क्या किया, आपस में दिया ना, इंटर से ट्रांसफर किया ना। अगर आप इंटर से ट्रांसफर कर रहे हो, मैं रॉकी सर को दे रही हूँ, रॉकी सर मुझे दे रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता। क्या मुझे रॉकी सर को देने के लिए पहले ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बातें समझ में आ रही है? ओपन ऑफर में रेगुलेशन 3 और 4 में इन्होंने क्या बोल दिया है, आपको छूट है, आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं अगर आप आपस में करो तो। इमीडिएट रिलेटिव अगर आपस में कर रहे हैं तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अगर प्रमोटर क्या कर रहे हैं, आपस में दे रहे हैं एक दूसरे को, तो तीसरी हेडिंग कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडी एक दूसरे। जब हम पीएसी कैलकुलेट करते हैं तो हम वैसे ही सबको कंसिडर कर रहे हैं, एक दूसरे को देने में तो चेंज हो ही नहीं रहना, पहले ही 40 था और बाद में भी 40 बच्चा, बस हमारा सिंगल प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, अदरवाइज ओवरऑल तो हम तो एक्वायर और पीएससी को तो एक ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप आपस में करोगे तो आपको अलग से ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है बच्चा। पर्सन एक्टिंग कंसर्न आपस में कर रहे हैं, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी पीएससी की वो लोग आपस में कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी जो पर्सन एक्टिंग कंसर्न में कवर हो रहे, वापस कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट है। हम पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक छूट मिलेगी अगर इमीडिएट रिलेटिव आपस में कर रहे हैं, अगर प्रमोटर आपस में कर रहे हैं, होल्डिंग सब्जी होल्डिंग कंपनी उसकी होल्डिंग उसकी सब्जी आपस में कर रहे हैं, पर्सन एक्टिंग कंसर्न आपस में कर रहे हैं, या फिर टारगेट कंपनी के जो रिलायंस कंपनी के जो शेयर होल्डर है जो किस में कवर होते हैं, पर्सन एक्टिंग कंसर्न में कवर होते हैं, वो लोग आपस में कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है? और सबके पीछे लिखा है पिछले 3 साल से, ठीक है, सब में ये लिखा होगा पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल से, ठीक है। कुछ भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता रही हूँ एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में आएगा ऑटोमेटिक एग्जामिशन में कौन कौन कवर हो रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, नहीं जाने का, आपको ये बस बताना है रेगुलेशन 3 और 4 में ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है अगर ये लोग आपस में शेयर ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन? इमीडिएट रिलेटिव, प्रमोटर्स, कंपनी होल्डिंग उसकी सब्सिडी, पर्सन एक्टिंग कंसर्न और टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर ही है, वही पीएससी में हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये लोग भी अगर हमें दे रहे हैं हम उसको दे रहे, पहली डेफिनेशन में कवर चुके थे ना। तो एक्चुअल में ये भी क्या है, पीएससी एक तरीके से, एक पीएससी अदर देन पीएससी जो मुझसे लिंक है, ये पीएससी कौन है? जो टारगेट कंपनी से लिंक हो रहे और मुझसे भी लिंक हो रहे, तो वो एक तरीके से क्या हो गया बच्चा, पीएससी की डेफिनेशन में आ गए। तो हर तरीके के जो लोग अगर बस आपस में करे, कोई भी नया बंदा ऐड नहीं हुआ है बच्चा, तो फिर हमेशा हमेशा तो चेंज एक्वायर और पीएससी का फिगर तो हमेशा 40% ही आ रहा है। तो इन्होंने कहा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतनी बड़ा ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन ऑफर देना मतलब क्या कि भैया एक शेयर भी मुझे अगर उससे लेना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्रॉस हो रही है, मेरा 24 था, एक शेयर भी अगर मुझसे इधर उधर करना है बच्चा तो दिक्कत हो जाएगी, इतना खर्चा करना पड़ जाएगा। आपस के ट्रांजेक्शन में ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्या बातें समझ में आई? बाकी अब मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी बच्चा, क्योंकि हर जगह हर चीज की लिमिट आती जा रही है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा, तो सारी चीजें स्केप 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 स्केप। और यहाँ पे आपका पूरा देखो ये जो लिखा है ना एग्जामिशन वाइज से भी, ये तो प्रोसेस बताना है एप्लीकेशन, और ये लिखा है उन्होंने, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये रिलैक्सेशन अक्सर आपको दिखता रहता होगा, तभी रिलैक्सेशन देती है तो सैंडबॉक्स, तो यहाँ पे ये सारी चीजें
सब 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 स्किप। केसेस बचे हैं, केसेस बचे जो कि आज नहीं, विद क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व होंगे। आज की सभा यहाँ पर समाप्त विद हमारा पूरा सिलेबस। क्या ये बात समझ में आ गई?